नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नए बेहतरीन शानदार वीडियो में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, दूसरा रहेगा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और ये दोनों डिस्कशन होने के बाद कक्षा 11 की आरबीएससी बुक्स का पहला चैप्टर हम कंप्लीट रूप से कवर कर चुके होंगे। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपको रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड जो यूट्यूब पे मैंने मैटर दिया है उसकी पीडीएफ यदि आपको प्राप्त नहीं हुई है तो मेरे टेलीग्राम चैनल अपडेट बाय एनके आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने कंप्लीट पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। आप फ्री बिल्कुल निःशुल्क आप डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं, कोई उसमें आपको पैसा नहीं देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो 12 दिन की साइकोलॉजी का एक टारगेट बेंच था उसमें जितने पीडीएफ बनी थी उसका मैटर भी मैंने कल रात आपको यूट्यूब पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना है सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और ये नाम यदि लैंगिक की जगह सामाजिक जुड़ जाए तो याद रखना है वो सिद्धांत रहेगा एरिक्सन का। इसमें जो 5 अवस्थाएं बताई थी वो किस की ओर इंगित करती हैं? वो एक प्रकार से लैंगिक भावना जो हमारी रहती है उसको लेकर बात कही गई है कि एक बच्चा किस रूप में इन चीज़ों के प्रति व्यवहार करता है। तो इनको हम डिस्कस करने से पहले जो 5 अवस्थाएं हैं उनका नाम मैं फटाफट आपको याद करवा देता हूं छोटी सी ट्रिक के साथ। उससे पहले आपको मेरे को एक सवाल का आंसर देना पड़ेगा, वो है आपका ये OH। मेरे को आपको ये बताना है कि OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। आपको ये बताना है कि ये OHP है वो सर्वे है या दृश्य है। और इसके साथ ही एक छोटा सा सवाल और रहेगा मेरा, हमारे घर में LG का टीवी है और वो भी आपको बताना है कि वो सर्वे है या दृश्य है। अब कईयों को ऐसा लग रहा है कि क्या मजाक चल रहा है, कितने फर्जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तो इससे आपको कुछ याद करवाना है। क्या? पहली बात तो इनके आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में आने चाहिए, आंसर आने चाहिए। और किस किस के? ओवरहेड प्रोजेक्टर के और एक LG टीवी के बारे में। अब मैंने क्या चेंज किया है? चेंज इतना किया है कि H की जगह मैंने सिर्फ A की लिखा है। A इसलिए लिखा है कि आंसर आपको देने हैं। अरे भैया ये तो क्या बन गया, ये मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत बन गया। जो 5 अवस्थाएं हैं वो यही हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश वाले टर्म आपको याद करने हैं, हिंदी में कुछ अलग भी लिखा हुआ आएगा, है ना। तो 5 अवस्थाओं पर बात कर लेते हैं। ओ से पहली अवस्था का नाम है ओरल स्टेज, मुख्य अवस्था। दूसरा ए से आपका है एनल स्टेज। ए से क्या है? एनल स्टेज, गुदा अवस्था। और पी से आपका है फेलिक स्टेज, फेलिक स्टेज, जो लिंग प्रधान अवस्था होती है उसको कहा जाता है, यह आपकी तीसरी अवस्था है। एल से लेटेंसी स्टेज हो गया। एल से क्या हो गया? लेटेंसी स्टेज, जो बाल्यावस्था की एज में होता है, सुप्त अवस्था हम कहते हैं। ये मनोलैंगिक सिद्धांत की चौथी अवस्था का नाम हो गया। और 5वां है जेंटल स्टेज, जन्निक अवस्था। बस ये 5 अवस्थाएं हो गई। और ये मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक से आपको याद करवा दी। मुख्य अवस्था, और मैंने आपको याद करवाया था ओ से आपको याद रखना है ओरल स्टेज। क्या लिखा है इसके बारे में सिगमंड फ्राइड ने? बालक के विकास की प्रथम अवस्था है, मुख्य अवस्था है, जो जन्म से लेके 18 माह तक की अवधि तक रहती है। यानी जन्म से लेके आपके 18 महीने का मतलब हो गया 1.5 साल तक। अब कईयों ने 1 साल लिख रखा होगा कॉपी के अंदर, तो इतना आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि हमने 1 साल लिख दिया, इस किताब में 1.5 साल लिखा है। ये मनोविज्ञान है, इसमें थोड़ा इधर उधर एज को लेकर होता रहता है, चलता रहता है। और ये चीज़ें जो हैं वो एग्जामिनर जो होता है, जो आपका पेपर सेटर होता है, उसके दिमाग में भी रहते हैं। तो वो कभी इस तरह का कॉन्ट्रास्ट प्रश्न कभी नहीं डालेगा। तो इतना लेकर आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था का नाम क्या है? ओरल स्टेज है, मुख्य अवस्था है। यानी एक प्रकार से जब हम लिबिडो की बात करते हैं, हम लैंगिक भावना की बात करते हैं, तो उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? इस अवस्था में मुख होता है। बच्चा जो होता है, हम 1.5 साल तक के बच्चे को देखते भी हैं, पर कोई भी वस्तु दे दो, कोई भी चीज़ दे दो, फोन दे दिया तो वो क्या करेगा? मुख के अंदर ले जाएगा। ऐसा करने से उस बालक में मजा आता है ना, आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस अवस्था में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आनंद की प्राप्ति का मुख्य केंद्र क्या होता है? आपका इसमें मुख होता है। अब देख लेते हैं इस किताब में क्या लिखा है। बालक शरीर के मुख्य भाग द्वारा ही खुशी प्राप्त करता है, इसलिए मुख्य क्रियाएं जैसे जिसमें आपका होठ आ जाएगा, जीभ आ जाएगा, सहायक अंग ही रुचि के मुख्य भाग होते हैं।
चूसना, निगलना, चबाना, काटना उसे खुशी देते हैं। और उसके जीवन ऊर्जा, जिसको नाम क्या बोला है, लिबिडो, को संतुष्ट करता है। बस इतनी इंपॉर्टेंट है, आगे क्या लिखा है वो देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में अत्यधिक या अपर्याप्त मुख्य उद्दीप्तीकरण प्रौढ़ावस्था में उसे मुख्य उदासीन व्यक्तित्व की तरफ ले जा सकता है। यानी कोई बच्चा बार बार किसी चीज़ को मतलब एक प्रकार से मुख्य अवस्था का उपयोग कर रहा है तो उसे जो उसका जो व्यक्तित्व है वो एक प्रकार से उदासीन डिसाइड किया जा रहा है ना। तो इससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये केवल समझने का बिंदु है। फ्राइड के अनुसार बालक के 5 मुख्य प्रकार कार्य करते हैं जो बालक के व्यक्तित्व की विशेषताओं के पूर्व प्रकार हैं। जैसे जो बालक भोजन ग्रहण करने की क्रिया को आनंदित होता है, मज़ा आता है भोजन ग्रहण करने में, आगे चलकर वह अत्यधिक खाने वाला या अत्यधिक ज्ञान शक्ति प्राप्त करने वाले प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। तो ये पहले के ज़माने में सिगमंड फ्राइड थे, वो बच्चे पर इस तरह की चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, तब ये बातें लिख रहे हैं। तो हमें सिर्फ समझना है। इसी प्रकार पकड़ने या रोकने की क्रिया करने वाला बालक हठधर्मिता, जिद्दी वाला, जिद्दीपन, काटने का पूर्व प्रकार विध्वंसकारिता, व्यंग्य करना, दोष दर्शन, प्रभुत्व जमाने वाला, है ना, हक जमाने वाला, थूकने या उल्टने वाला पूर्व प्रकार नकारने वाले, मना करने वाले, जो थूकता है उल्टता है ना, इस ऐसे बालक जो होते हैं वो आगे चलकर एक प्रकार से नकारने वाले, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, इस रूप के व्यक्तित्व में विकसित होते हैं। तो ये आपकी पहली अवस्था है और पहली अवस्था का नाम क्या है, आपका ओरल स्टेज है। सिर्फ आपको याद इतना रखना है कि ये जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक की होती है और आनंद की प्राप्ति यानी जो आपका लिबिडो है उसका केंद्र बिंदु क्या होता है, इसमें मुख होता है। गुद्दीय अवस्था, जिसको क्या बोला है, ए से मैंने याद करवाया था, एनल स्टेज। क्या होता है इसमें, बालक के विकास की यह अवस्था 18 महीने से लेके 3 वर्ष तक की होती है। यानी 1.5 साल से 3 साल के बच्चे को हम अब देखना है यहाँ किस तरह की वो एक्टिविटीज़ करता है, जिसमें जीवन ऊर्जा यानी लिबिडो मुख से गुदा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेगा, सारी क्रियाएं जैसे मल त्याग करना है, गुदा से संबंधित क्रियाएं हैं, उनको करने में बालक को क्या आएगा, मज़ा आएगा, सुकून मिलेगा। तो यहाँ मुख वाला केंद्र है वो चेंज हो जाता है और गुदा में स्थानांतरित हो जाता है। बालक को खुशी का अनुभव मुख्य रूप से त्यागने की क्रिया, उससे संबंधित क्रियाओं से होता है। मल त्याग करना है, मल को रोकना है ना, पेशाब करना, पेशाब को रोकना, इन तरह की क्रियाओं में मजा आता है। मल त्याग की क्रिया उसे तनाव से मुक्ति और खुशी देती है। यदि बालक के सोच संबंधी प्रशिक्षण को माता पिता बहुत शुष्क प्रकार से या बहुत अधिक महत्व देते हैं तो यह बालक के लिए चिंता का कारण बन जाता है और यह चिंता का कारण बन जाता है और यह चिंता अन्य परिस्थितियों में भी लागू हो जाती है। इससे बालक में अस्त व्यस्त, गंदा, गैर जिम्मेदार हो सकता है। इसके विपरीत दूसरी तरफ स्वच्छ और किफ़ायती प्रौढ़ के रूप में इसे विकसित हो सकता है। आपको क्या याद रखना है कि ये आपकी कौन सी अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है। नाम क्या है, गुद्दीय अवस्था है। इंग्लिश में क्या बोलना है, एनल स्टेज बोलना है। और इसकी एज क्या है आपकी, 18 महीने से 3 वर्ष तक की इसकी अवस्था होती है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तर लैंगिक अवस्था, जिसको नाम दिया है फेलिक स्टेज, और मैंने याद भी करवाया था OAP, पी 3 नंबर पे आएगा। 3 नंबर का मतलब क्या है, फेलिक स्टेज है, तीसरी अवस्था है। और इसकी अवस्था क्या है, यह अवस्था 3 से 5 वर्ष तक की होती है। 3 से 5 साल तक के बालक को अब यहाँ हमें सोचना है ना। 3 से कई जगह 7 भी आता है, मतलब एक प्रकार से शेष अवस्था का अंतिम दौर। तो इसमें क्या होता है देखते हैं, जिसमें बालक का संतुष्टिकरण जन्नांगों पर केंद्रित हो जाता है। यहाँ क्या होता है, आपकी लिंग प्रधान अवस्था होती है ये। और इसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस, ये इस अवस्था की बहुत बड़ी मुख्य विशेषताएं हैं। डेफिनेट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रा किस में पाई जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। ओडिपस किस में पाई जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। और इलेक्ट्रा और ओडिपस, इसका संबंध कौन सी अवस्था से है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ, उसके बाद इस किताब में लिखा है वो बताएंगे। एक तो होती है आपकी ओडिपस, एक होता है आपके इलेक्ट्रा। पहला प्रश्न तो ये कि किस लड़कियों में कौन सी, लड़कों में कौन सी। तो देखो ओ से आपको याद रखना है, ओ से क्या होता है आपका आदमी होता है, और आदमी क्या होता है, लड़का होता है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ओडिपस किस में पाई जाएगी, आपकी लड़कों में पाई जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रा होगी वो किस में पाई जाएगी, जाहिर सी बात है लड़कियों में हो जाएगी। अब होता क्या इसमें, अब जो ओडिपस होती है इसमें क्या होता है, लड़के जो होते हैं ना, लड़के
वो अपने पिता की तुलना में माता से अधिक प्रेम करते हैं। और इलेक्ट्रा जो ग्रंथि होती है, इसमें लड़कियां जो होती है ना, वो माता से ज़्यादा पिता से प्रेम करती हैं। तो ये इस अवस्था की विशेषताएं हैं। और इस अवस्था में यदि इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती हैं और यदि वो लंबे समय तक प्रभावी रहती हैं, तो फिर वो आने वाले वर्षों में भी वो इस तरह से देखी जाती हैं। इसलिए ये इस अवस्था से लिंक करता हुआ सिगमंड फ्राइड बात करता है। अब थोड़ा सा इस किताब की लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। लैंगिक क्षेत्र का उद्दीप्तीकरण तनाव पैदा करने और तनाव मुक्त होने का केंद्र होता है। बालक की इससे संबंधित व्यवहारिक क्रियाएं देखने में आती हैं। व्यवहारिक क्रियाएं मतलब हम जनरली देखते हैं, बालक अपने पिता और बालिका अपनी माता से तादात्म्यकरण कर लेते हैं। यह बालकों में और बालिकाओं की अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। ये बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। लड़कियां तो फिर भी इग्नोर कर देती हैं, लेकिन लड़कों में जो है वो इस तरह की चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं कि लड़का जो होता है वो पिता से दूरी बना लेता है, माता जो लड़कियां जो होती है वो अपनी माता से दूरी बना लेती हैं। फ्राइड के अनुसार बालक अपनी माता और बालिका अपने पिता से अधिक प्रेम करती है और उसे दूसरे में बांटना नहीं चाहते। और बालक विपरीत लिंगीय अभिभावक से जुड़ाव, मतलब एक प्रकार से दूसरे के जो अभिभावक हैं, विपरीत लिंगी अभिभावक हैं, उनसे जुड़ाव और समान लिंगी अभिभावक से विद्वेष रखता है, उनके प्रति एक द्वेष की भावना रखते हैं। फ्राइड ने इसे ओडिपस ग्रंथि का नाम दिया है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओडिपस ग्रंथि का संबंध किससे है? बालकों से है। बालक का मतलब क्या हो गया? ओडिपस में क्या होगा? बालक अपने पिता से दूरी बना के रखेगा और माता से अधिक प्रेम करेगा। अब ये लिखा है कि पुराने ज़माने की जो ग्रीस की पौराणिक कथा के अनुसार राजा ओडिपस ने अनजाने में अपने पिता की हत्या करके अपनी माता से विवाह कर लिया था। इसी प्रकार बालिका का अपनी माता से तादात्म्यकरण और पिता से प्रेम, जिसका नाम दिया है इलेक्ट्रा ग्रंथि, क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जिसमें वह अपनी माता से विद्वेष रखती है और पिता से प्रेम करती है। फ्राइड क्या मानते हैं? इसे लिंग प्रधान अवस्था मानते हैं। लिंग प्रधान एक प्रकार से संघर्ष मानते हैं। अपराध बोध और चिंता के रूप में इसे सिगमंड फ्राइड देखते हैं कि यार ये तो चिंता है, इस अवस्था में यदि ये और ज़्यादा प्रभावी रही तो ये आने वाले वर्षों में भी देखी जा सकती है। वास्तव में सभी समाजों और संस्कृतियों में ये ग्रंथियां देखने को नहीं मिलती हैं। इन ग्रंथियों का संबंध एक प्रकार की विद्वेषता का प्रदर्शन है जो स्वामित्व का भाव का विरोध करती है, और यह किसी लैंगिक प्रेरक या बालक और बालिका माता पिता के मध्य प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं होता है। तो इस अवस्था में दो ग्रंथियों पर हमने जिक्र किया है, और इन ग्रंथियों को लेकर जो है सिगमंड फ्राइड जो हैं वो चिंता में रहते हैं कि ये ग्रंथियाँ और ज़्यादा प्रभावी रही तो आने वाले वर्षों में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया है तीसरी अवस्था को। अब चौथी अवस्था, और चौथी अवस्था का नाम क्या है आपका? सुप्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी पीरियड आप कह सकते हैं। और इसमें हम प्रवेश कर रहे हैं एक प्रकार से आपकी बाल्यावस्था में, जहां हम देखते हैं लिंग प्रधान अवस्था होती है, बिल्कुल सुप्त होती है इस एज में। बालक की यह अवस्था 5 वर्ष से यौवना आरंभ तक होती है। ठीक है, इसमें लैंगिकता कम महत्वपूर्ण होती है या आनुपातिक रूप से निष्क्रिय हो जाती है। एक प्रकार से सुप्त अवस्था हम कह सकते हैं आपकी 7 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था में हम देखते भी हैं। एक प्रकार से बाल्यावस्था में मुख्यतः बाल्य अवस्था का काल होता है, और इसमें बच्चों की रुचि जो है वो एक प्रकार से समूह में बच्चों के साथ खेलने में रहती है। तो सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार यहाँ लैंगिक गुणों का विकास नहीं होने के कारण यहाँ पर जो आपकी काम प्रवृत्ति है वो एक प्रकार से सुप्त रहती है। ये आपको समझना है। यह अवस्था सामान्यतः शांत होती है और शरीर के किसी भी भाग में उत्तेजना नहीं होती है। इस काल में जीवन ऊर्जा यानी लिबिडो अलैंगिक क्रियाओं जैसे खेल और साथियों के संबंध के रूप में क्रियान्वित होती है। जो एक प्रकार से जोश है, लिबिडो है, एक प्रकार की ऊर्जा है, वो अन्य किसी क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है खेल है, जो साथी हैं उनमें वो कन्वर्ट होती रहती है वो ऊर्जा। ठीक है, कौन सी अवस्था की बात करें? सुप्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज, जो आपकी सिगमंड फ्राइड की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था का नाम है। इस काल में जीवन ऊर्जा अलैंगिक क्रियाओं जैसे खेल और साथियों से संबंध रूप में क्रियान्वित होती है।
बालक अपने विचारों को विद्यालय क्रियाओं और अपने विचारों को विद्यालय क्रियाओं, ये कई जगह दो दो बार लिखा हुआ है इस किताब में, जैसे बालक अपने विचारों को विद्यालय क्रियाओं और अपने विचारों को विद्यालय क्रियाओं और अपने समान साथियों के साथ खेलने में लगता है। इस काल में बालक संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता हुआ अपना क्षेत्र विस्तृत करता है। तो नाम से पता लग रहा है सुप्त अवस्था, आपको सिर्फ याद रखना है। लेटेंसी स्टेज बाल्यावस्था की अवस्था होती है और इसमें एक प्रकार से लैंगिक भावना होती है, वो सुप्त होती है और उसकी जो एनर्जी है वो अन्य कार्यों में वो बदल जाती है। और हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट स्टेज यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत यहाँ समाप्त होने वाला है, जिसको नाम दिया है जननांगीय अवस्था और इंग्लिश में बोला जाता है इसे जेंटल स्टेज, जो आपकी एक प्रकार से 12 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक मान सकते हैं, किशोरावस्था की एज को हम मान सकते हैं। और इसमें आप सब लोग जानते हैं ये किशोरावस्था में आती है और इसमें हम देखते भी हैं विषम लिंगी जो प्रेम होता है वो इसी अवस्था में देखने को मिलता है। अब इस किताब में क्या लिखा है, यह किशोरावस्था का काल है जिसमें लैंगिक ऊर्जा पूरे बल के साथ दोबारा प्रकट होती है। समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं, इतने समझदार हैं आप। ऐसा बालक के शरीर कार्य की परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। कुछ बॉडी शारीरिक परिवर्तन भी यहाँ होते हैं, सब लोग जानते हैं ये अवस्था में। इस अवस्था में यह जीवन ऊर्जा पूर्व की भ्रांति या क्या लिखा है, पूर्व की भांति संतुष्टिकरण चाहती है और यह विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर निर्देशित हो जाती है। सब लोग जानते हैं विपरीत लिंगी विषम लिंगी प्रेम कह सकते हैं, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, है ना। इस काल में व्यक्ति का प्रेम अधिक परोपकारी हो जाता है और पूर्व अवस्थाओं की भांति केवल स्व संतुष्टि या स्वयं की खुशी तक ही सीमित नहीं होता है। फ्राइड के अनुसार यद्यपि पूरे जीवन काल में कुछ आंतरिक संघर्ष भी होते हैं, पर अधिकतर व्यक्तियों में जननांगीय अवस्था के अंत तक स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाती है। व्यक्तित्व विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रेम और कार्य के मध्य संतुलन स्थापित करना है और व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 मुख्य घटकों के रूप में मानते हैं, इदम और अहम और आपका परा अहम सुपर ईगो। प्रत्येक घटक अपने कार्य सिद्धांत और गतिशीलता होती है, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और व्यक्ति का व्यवहार इन्हीं 3 घटकों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो यहाँ तो इदम के बारे में, अहम के बारे में, परा अहम के बारे में इतनी बातें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन हमने 12 दिन की साइकोलॉजी को डिस्कस किया था, उसमें मैंने इन तीनों के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें भी बताई थी, लेकिन यहाँ आपको इतना ही समझना है। चलिए, ये अपना हम पहला सिद्धांत आज की इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और अब नेक्स्ट सिद्धांत है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। देखो, मनोलैंगिक लिखा हुआ आएगा तो समझना है सिगमंड फ्राइड को, और सामाजिक जुड़ जाए ना तो समाज की बात कौन करेगा, आपका एरिक्सन करेगा। उसी चीज में सामाजिक को साथ जोड़ने वाला कौन है, आपका एरिक्सन है। और एरिक्सन बड़ा शानदार आदमी था, मतलब उनका जीवन है ना बड़ा संघर्षपूर्ण माना जाता है। खुद का जीवन इतना संघर्षपूर्ण था और ये सिद्धांत उन्होंने दे दिया, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर ली। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे जीवन को 8 अवस्थाओं में डिवाइड करने वाले ये पहले इंसान थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एरिक एरिक्सन एक प्रसिद्ध मनोविश्लेषक थे जिसने मानव के संपूर्ण जीवन काल के सामान्य विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, मनोसामाजिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों पर अधिक बल दिया। सामाजिक कारकों पर अधिक बल देने वाले कौन थे, आपके एरिक्सन थे। उन्होंने विकास के विभिन्न अवस्थाओं के नियत निर्धारकों को स्थिरता और स्थायित्व में भिन्न है का संप्रत्यय विकसित किया। एरिक्सन ने भी फ्राइड की तरह व्यक्तित्व का आधार जो है वो जैविक और लैंगिक माना, परंतु फ्राइड की विकास सूची को सामाजिकता आधार दे दिया था। अगला है, आगे है, एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व विकास के लिए जैविक और सामाजिक कारकों की अंतःक्रिया के महत्व पर बल दिया, जिसके अनुसार मनोसामाजिक विकास 2 तरह से सामाजिक सांस्कृतिक संबद्धता रखता है। प्रथम, सभी संस्कृतियों में बालक विकास की समान अवस्थाओं से गुजरता है, परंतु प्रत्येक संस्कृति में प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार को निर्देशित करने बढ़ाने के अपने कुछ विशिष्ट तरीके होते हैं। और दूसरा क्या है, प्रत्येक संस्कृति में
अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक संबद्धता होती है जो समय के साथ परिवर्तित होती है। देखो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है देखो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जो फ्राइड की 5 अवस्थाएं हैं वो दे रखी हैं, और दूसरी तरफ है एरिक्सन की 8 अवस्थाएं, और बीच में इन दोनों का कार्यकाल कॉमन रूप में दे रखा है। कौन सी अवस्था कैसे मेल खाती है बहुत ही अच्छे ढंग से हमें समझना है, ठीक है। अब देखो मैं फटाफट बता देता हूँ। जैसे एरिक्सन की पहली अवस्था का नाम क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास, कार्यकाल जन्म से लेके 1.5 वर्ष, और इधर मुख्य अवस्था हो जाएगी मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की, सिगमंड फ्राइड की मुख्य अवस्था हो जाएगी, लिबिडो का मुख्य केंद्र क्या होगा, मुख होगा। अब इस अवस्था में क्या होता है, देखो मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताता हूँ, दोनों को आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे ये एरिक्सन की पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, इसका मुख्य गुण क्या होता है, इसका मुख्य गुण होता है आशा। बच्चा क्या करता है, आशा ये करता है, उम्मीदें लगाता है। इसमें बालक विश्वास करना सीखता है, और विश्वास उन्हीं से करेगा जो मतलब उनको सुरक्षित लगेगा। जैसे माँ है, माँ पे विश्वास बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि माँ कभी डांटती नहीं है। अब यहाँ देखो मुख्य अवस्था में क्या होता है, बच्चे कोई भी चीज़ दे दो बच्चे को, वो मुख के अंदर ले जाएगा। फ़ोन दे दिया 15,000 का तो भी वो मुख के अंदर ले जाएगा, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ उसको मना नहीं करती, लेकिन पापा डांटते हैं। अब पापा डांटते हैं तो यहाँ पर पापा के प्रति क्या हो जाएगी, उपेक्षा हो जाएगी उस बालक की, और वो क्या करेगा, उसके प्रति क्या रखेगा, विश्वास रखेगा। या परिवार के अन्य सदस्य उसको डांटते हैं तो वहाँ पर उसकी जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, उस पर पानी फिरता है। फिर क्या होता है, उस बच्चे का एक प्रकार से मन उठ जाता है, उसके वो असुरक्षा का भाव करता है, अविश्वास पैदा हो जाता है उसके अंतर्गत, है ना। जबकि माँ तो माँ होती है, अब माँ तो उसको क्या डांटेगी, 15,000 का मोबाइल, वो तो ये कहेगी कि मोबाइल टाबर बढ़ गए, अब बिन बावड़ी नहीं है कौन बेरो गया, मोबाइल अब भी खराब हो जैसी ना, टाबर तो इंपॉर्टेंट है, टाबर तो को नहीं, टाबर तो ज़्यादा मोबाइल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये टाइम दिक्कत हो जैसी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये दोनों कॉमनली आपको समझना है, जन्म से लेके 1.5 साल तक की हैं। और यहाँ तो होती है मुख्य अवस्था प्रधान, मुख होता है लिबिडो का मुख्य केंद्र, और यहाँ बच्चा जो है विश्वास करना सीखता है, और विश्वास उन्हीं पर करता है जो उसे सुरक्षा का भाव सबसे ज़्यादा लगता है। दूसरी अवस्था, दूसरी है आत्मनिर्भर बनाम शंका या लज्जा। आत्मनिर्भर एक प्रकार से ऑटोनॉमी वर्सेज आपका हो जाएगा सेम। इस अवस्था की क्या होती है, 1.5 से लेके ये 3 वर्ष तक की होती है। और यहाँ क्या है, गुद्दी अवस्था। यहाँ तो बालक क्या करता है, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत, मुख्य केंद्र क्या हो जाता है, मल त्याग करना है, गुदा हो जाता है, मुख से हटके क्या हो जाता है, गुदा, मल त्याग करना है, पेशाब करता है ना, मल त्याग करता है, उनको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसको उसी ऐसा करने में उसे मजा आता है। और एरिक्सन के अनुसार क्या होता है, यहाँ बच्चा जो होता है वो एक प्रकार से उसकी इच्छा शक्ति होती है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है ना। और ऐसा करने में उसे मतलब एक प्रकार से दबाव मिलता है, एक प्रकार से उसे डांटा जाता है, तो उसे फिर कैसे फील होता है, शंका का भाव हो जाता है, लज्जा, अपने आप को ऐसे लज्जित होना सीख लेता है, जैसे यार मैं इसको कर ही नहीं सकता। अब 1 से 1.5 वर्ष तक के बच्चे को देखना, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में एक छोटी सी प्रीत है, आप सब लोग जानते हो, है ना, 2.5 साल की है। अब 2.5 साल की वो आम खाती है, जब भी तो आम खाती है तो वो क्या करती है, पूरा मुंह है वो एक प्रकार से पूरा मुंह भर लेती है, हाथ भर लिए, है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि चलो अब साफ कर देते हैं, तो वो क्या कहेगी, नहीं मैं आप ही कर लूँगी, है ना। एक बार बोली तो इतनी नहीं आती, लेकिन वो क्या कहेगी, मापी, यानी वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती है। लेकिन मैंने उसको वहाँ भी ऐसा कह दिया कि नहीं मैं करूँगा, तो वो अपने आप को क्या समझेगी, एक प्रकार से लज्जा का भाव समझेगी। ये ऐसा एरिक्सन कहते हैं। इस नेक्स्ट है एरिक्सन की तीसरी अवस्था का नाम है पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था। पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था, और इसकी एज है, अवस्था है 3 से लेके 5-6 वर्ष। और ये आपकी जो आपकी फेलिक स्टेज है मनोलैंगिक विकास की, लैंगिक अवस्था है, लिंग प्रदान अवस्था है, उससे ये संबंध रखती है। इस अवस्था में क्या होता है, एरिक्सन के अनुसार, देखो नाम से ही पता लग रहा है पहल करना। इसमें बच्चा जो होता है वो पहल करता है, कॉन्फिडेंस आता है उसको ऐसा करने में। जैसे इस अवस्था में हम देखते हैं, जैसे 3 से 6 साल के बच्चे को देखें तो वो चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, बोलना सीखेगा, छोटे छोटे नए नए कार्य हैं वो सर्जन करना सीखता है। यहाँ एक प्रश्न बहुत शानदार बनता है कि नए कार्यों का सर्जन बालक एरिक्सन की कौन सी अवस्था के अनुसार करने सीखता है, तो वो तीसरी अवस्था में होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। और यदि ऐसा करने का उसे अवसर दिया जाता है कि हाँ ये कर सकता है, ऐसा करने का अवसर दिया जाता है, तब तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता है। लेकिन उसे ऐसा करने का अवसर दिया ही नहीं जाता, उसे ये कह दिया जाएगा ये खराब हो जाएगा, छोड़ दो इसको, है ना। जो कोई भी चीज़ को हाथ में लेगा वो
करने की तो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसको मना कर देंगे, है ना, तो वो ये सोचेगा कि एक प्रकार से अपराध बोध का भाव वहाँ पैदा हो जाता है। तो ये एरिक्सन कहते हैं। तो इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद एरिक्सन की अगली अवस्था है उद्यमिता बनाम हीन भावना। उद्यमिता यानी परिश्रम बनाम हीन भावना। ये होती है आपकी 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक के बीच, यानी एक प्रकार से हम बाल्यावस्था कह सकते हैं। और मनोलैंगिक विकास की चौथी अवस्था होती है, उससे ये मैच खाती है, यानी सुप्त अवस्था से। अब सिगमंड फ्राइड है वो तो इसके बारे में क्या कहता है कि यहाँ जो काम भावना होती है बच्चे की वो बिल्कुल सुप्त होती है, यानी जो लिबिडो की प्रवृत्ति होती है वो बच्चा किसी अन्य कार्यों में तब्दील कर देता है। और सिंपल सी बात है, ये बाल्यावस्था है, गैंग एज है, यहाँ बच्चा जो है समूह में रहना पसंद करता है। तो बिल्कुल जो प्रवृत्ति, जो लिबिडो की ऊर्जा है वो किस में चेंज करेगा, वो खेल कूद वगैरह है इनमें वो तब्दील कर देता है। और जो एरिक्सन है वो यह कहते हैं कि बाल्यावस्था में समूह की भावना पैदा हो जाती है। यदि बालक समूह के साथ अपने कार्य को ठीक से कर लेता है तो उसमें परिश्रम यानी उद्यमिता का भाव पैदा हो जाता है, यानी एक प्रकार से परिश्रम का भाव पैदा हो जाता है। और यदि समूह सदस्यों के साथ तालमेल ठीक से नहीं बैठता है तो फिर उसमें क्या हो जाती है, हीन भावना पैदा हो जाती है। और सिंपल सी बात है, हम लोग देखते भी हैं, परिश्रम करके वो बच्चा क्या करता है, समूह में फर्स्ट आने की कोशिश करता है। कोई कंपटीशन हो रहा है तो कि मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं फर्स्ट आऊँगा, परिश्रम करता है। और यदि वो असफल हो जाता है तो वहाँ पर जो एरिक्सन है वो कहते हैं कि हीन भावना, उसे लगता है कि यार मैंने ऐसा नहीं कर पाया। तो ये आपकी कौन सी अवस्था है, ये आपकी सिगमंड फ्राइड की कौन सी अवस्था है, आपकी चौथी अवस्था से ये लिंक करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एकात्मकता बनाम भ्रांति, या इसको मैं कह दूं पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिक्सन की अवस्था का नाम है, क्योंकि सीधा प्रश्न आता है कि पहचान बनाम भ्रांति एरिक्सन की कौन सी अवस्था है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। 5वीं अवस्था का नाम है। कब से कब होती है ये, 12 से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था में हम देखते हैं। और इधर यदि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो ये जेंटल स्टेज यानी जन्निक अवस्था से यह संबंध रखती है। और इस एज में हम देखते हुए जनरली देखते हैं लड़कियां व्यस्त रहती हैं, लड़के व्यस्त रहते हैं, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, अपना वजूद ढूंढते हैं कि यार मैं कौन हूँ। और एरिक्सन खुद भी इस दौर से गुजरे हैं कि यार मैं कौन हूँ, मेरा क्या वजूद है ना, मेरा क्या संबंध है लोगों से। तो पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। और पूरा सिद्धांत एरिक्सन का यही है कि वो पहचान ढूंढते हैं अपनी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसा करने में उन्हें सफलता मिल जाती है, पहचान मिल जाती है तो एक अलग बात है, लेकिन पहचान नहीं मिलती है तो उनमें क्या हो जाती है, भ्रांति हो जाती है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि यार अब क्या करें। किशोरावस्था ये जी ऐसी होती है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए एरिक्सन की जो नीचे वाली 3 अवस्थाएं हैं इनको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तक यहाँ से कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। और आप एज देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे कहाँ काम आएगी। हमें जाके बच्चों को पढ़ाना है तो ऊपर वाली जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे ये जो बीच वाली हैं इनको आप ज़रूर सबसे ज़्यादा देख के जाइएगा। बाकी किसी को लगता है कि नहीं हम तो पूरी पढ़ेंगे, क्या क्या बातें और लिखी हैं, क्या इंपॉर्टेंट निकल के और आ जाए, तो ये PDF डाउनलोड कर लेना मेरी टेलीग्राम चैनल से, मैं अभी इसको शेयर कर रहा हूँ, इसको आप डिटेल से और पढ़ लेना, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी लिखे हैं। देखो आज हमारा पहला चैप्टर है NCERT कक्षा 11 का, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम अधिगम पर बात करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु निकल के आए हैं वो भी इस किताब में डाले गए हैं, मैं चाहूँगा वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा। 2-3 प्रश्न हैं और बिल्कुल आसान प्रश्न हैं, सीधे फैक्चुअल प्रश्न हैं, वो भी आप कर लेंगे। ज़्यादा वीडियो बड़ा करें तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ दोनों सिद्धांत आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमने NCERT जो RBSC की बोर्ड की किताब है कक्षा 11 की, उसको हमने देखा नहीं है। देख भी लिया है, समझ भी लिया है, अब आप पे है कि आप इसको कैसे एग्ज़ाम तक इसको याद रख पाते हैं, या फिर एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएगा उसको आप कैसे कर पाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी हैं कड़ी मेहनत करते रहिए। बाय बाय।